रोटी दाना पानी सब कुछ बंद किया जा रहा है। हमारे बाबू का नहीं इतने जुल्म से हैं, मगर हमने हमारी गवर्नमेंट की इज्जत पे कभी आज तक आंच नहीं आने दी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी पुरवैया अगर कोई मुहिम छेड़ता है तो उसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता है। हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमारी कितनी मुहिम रंग लाई है। हमने वक्त बेवक्त सरकार और प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। आपके हक की आवाज बनकर हमेशा साथ खड़े रहे हैं और आपने भी हमारा साथ देकर इस आवाज को और बुलंद किया है। एक बार फिर हमारी एक और मुहिम रंग लाई है और असर ये हुआ है कि हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब में फंसे बिहार के प्रभात आज घर लौट आए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं। कैसे घर लौटे प्रभात, क्या क्या हुआ उनके साथ सऊदी अरब में, हम बात करेंगे। साथ ही आप भी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपके साथ के बिना हमारी मुहिम कभी रंग नहीं लाती। रोटी दाना पानी सब कुछ बंद किया जा रहा है। हमारे बाबू का नहीं इतने जुल्म से हैं, मगर हमने हमारी गवर्नमेंट की इज्जत पे कभी आज तक आंच नहीं आने दी। तो जी पुरवैया का एक बार फिर असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। हमारे साथ प्रभात मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रभात दरअसल सऊदी अरब में फंसे हुए थे और सऊदी अरब से लगातार गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हमें वापस बुला लीजिए अपने घर, हमें यहाँ नहीं रहना है और हमें यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ पर काम के बदले मजदूरी नहीं मिल रही है, तमाम चीज़ें। और जी पुरवैया ने उस गुहार को सरकार तक पहुँचाया ज़ोर शोर से। हम प्रभात से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे हमने 25 जनवरी को सऊदी अरब में फंसे प्रभात की गुहार सरकार तक पहुँचाई और प्रभात की घर वापसी की हमने मुहिम छेड़ी थी, जिसका असर हुआ। रोटी दाना पानी सब कुछ बंद किया जा रहा है। हमारे बाबू का नहीं इतने जुल्म से हैं, मगर हमने हमारी गवर्नमेंट की इज्जत पे कभी आज तक आंच नहीं आने दी। बिहार सरकार पलायन रुकने के तमाम दावे कर ले, लेकिन हकीकत आज भी यही है। अरशद अली को उस कंपनी के लोगों ने बंधक बना लिया जिसमें दोनों काम करते थे। ध्यान से सुनिएगा। हेलो, मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं इंडिया बिहार का रहने वाला हूँ। जिला अरवल है। यहाँ पे सऊदी गरीब के बाल बच्चा कमाने के लिए थे। सऊदी लोग यहाँ पे लाते हैं कंपनी के नाम पे और मुसाफा का वीजा देके और लोग को टॉर्चर करते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करें। मेरा मामला यही है कि मेरा 18 महीने का एग्रीमेंट था। मैंने 18 महीने का एग्रीमेंट पूरा करके घर भेजने के लिए जी मुझे घर नहीं भेजिए, बोला 2 साल हो जाएगा तो मैं भेज देंगे। हमें रिलीज हो गया। हमें कंपनी के नाम पे लाया गया था, लेकिन यहाँ सप्लाई में डालते थे। ठीक है, आपका पक्ष हम सुन चुके हैं और आपकी बात भी सुन चुके हैं। विल ट्राई, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है वो सरकार तक भी पहुंचे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप वहां से सुरक्षित अपने घर वापस अरवल आ पाए। और हमारे साथ बगहा के विधायक हैं प्रभात रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभी तो हमको कोई जानकारी नहीं, कहाँ का लड़का है ये? कैसे, मतलब क्या सरकार, अभी तक सरकार को भी पता नहीं है? बताइए, लोग परेशान हैं। आज सरकार से है यहाँ पर, निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों का घर वापसी वो सुरक्षित तरीके से कराएगी। तो 25 जनवरी को हमने मुहिम छेड़ी थी और हमने दिखाया था कि किस तरह से इराक में भी कई बंधक बने हुए हैं। अभी भी वहाँ पर कई बिहार के मजदूर बंधक बने हुए हैं, सऊदी अरब में भी, जिनमें से प्रभात लौट आए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रभात, बहुत स्वागत है आपका। चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आपके है, क्योंकि महीनों बाद आप अपने घर लौटे हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर इतने महीनों तक सऊदी अरब में आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वहाँ पर फंस गए, पूरी कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पे सऊदी में हम गए थे काम करने के लिए। वहाँ पे लेके गया, यहाँ पे एग्रीमेंट करवाया गया कि 8 घंटे के एग्रीमेंट पे इतना पैसा दूंगा। तो हमने चला गया। वहाँ जाने के बाद कंपनी वाले बोलता है किसी को मैं देता ही नहीं 8 घंटे का सैलरी, मैं 10 घंटे ही काम करवा के दूंगा। हम लोग राइट और ये एक किए कि भाई हम लोग को वापस भेज दो। वो लोग कंपनी वाले बोलता है कि वापस भेजोगे, नहीं भेजेंगे, वापस भेजेंगे तो मेरा खर्चा हुआ है, मेरा पैसा दो। फिर हम लोग एग्रीमेंट जो फिर वहाँ ज़बरदस्ती एग्रीमेंट करवाया, उस पर एग्रीमेंट 10 घंटे का एग्रीमेंट, 18 महीना पर छुट्टी, ऐसा करके वो एग्रीमेंट वहाँ करवाया। पर 18 महीना पूरा हो जाने के बाद
2 महीना पहले से ही हम लोग को सैलरी देना बंद कर दिया। बोला घर 18 महीना भेजेंगे, सैलरी दे देंगे, काम करो। जब 18 महीना पूरा हो गया तो बोलता है 2 साल करो तब इसके बाद जाने देंगे। तो हम लोग राइट छिड़कना, भाई हम लोग को बाल बच्चे है, बीबी है, खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब तो है। तो 18 महीने कब पूरे हुए? पिछले साल या ये अगस्त में पूरा हो गया, अगस्त 2014 में। तो उसके बाद से फिर आपको क्या क्या कहा गया? उसके बाद से हमको कहा गया कि 2 साल आप काम करो, 2 साल और काम करो एग्रीमेंट पूरा होने के बाद भी। हाँ। फिर हम लोग बोले कि हमारे घर परिवार खर्चे है, पेमेंट दो। तो बोला काम पहले करो, इसके बाद पेमेंट का बात करो। तो उसी में फिर हम लोग काम पे लग गए। काम पे लग गए तो 2 महीना काम किए, मतलब अक्टूबर नवंबर काम किए। फिर वो बोला पैसा देगा। कपिल बोलता है इंशाल्लाह सैलरी देगा, तुम्हारा वाहिद रियाल हराम। लेकिन 2 महीना और ठीक है, वैसे शब्द नहीं, लेकिन आपके साथ और कितने लोग थे जो फंसे हुए थे या अभी भी फंसे हुए हैं? अभी हमारे साथ और उस टाइम 22 लोग थे, उसमें कुछ आदमी जैसा तैसा करके भागा है, मतलब आउट पासपोर्ट बना के या जो भी जिस प्रकार से। कुछ आपका भी हेल्प से, आपका स्टूडियो से उस टाइम जो हेल्प मिला था उससे हमें वहाँ तो असर नहीं पड़ा, लेकिन अपने आप में मतलब जो मर रहा था कोने में, उनको अंदर एक ताकत मिल गई कि चलो भाई इतना हमको सुनने जानने वाला है, हमारा सुनवाई होएगा। थोड़ा हिम्मत बन गया। इसके लिए थोड़ा आदमी कैसा करके गुजर बसर करके काम कर रहा है। तो अभी आपके साथ कितने लोग लौटे हैं वापस? हमारे साथ 2 आदमी लौटे हैं। 2 आदमी, यानी अभी भी बहुत लोग बंधक बने हुए हैं सऊदी अरब? हाँ जी। कितने लोग हैं अभी बंधक बने? अभी वहाँ पे हमारा कंपनी में तो 22 आदमी था, जिसमें 2 आदमी हम लोग लौटे हैं, तो 20 आदमी और है। 20 आदमी अभी भी बंधक बने हुए हैं। हाँ। क्या आप लोगों के साथ किया जाता रहा सलूक? मतलब हम लोग के साथ यही किया जाता था, सिर्फ काम करो, काम। सैलरी कब देगा नहीं देगा उसका कुछ ये इस मामला नहीं है। सैलरी देगा ऐसे ही। काम अगर एक दिन बंद कियो करने पर खाना बंद कर देगा। कैसे रखता था आप लोगों को? रखता था एक कैंप में रखता था, जहाँ पे मतलब ना खाना, मतलब चावल तो मिलता ही नहीं था, रोटी आज लाया 2 दिन सूख साख गया तो वही खाना देता था, और वही खाना है। इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं, पैसा जेब में, पेमेंट ही नहीं देता था। और आप अपने परिजनों से बात कर पाते थे? नहीं, मैं कई एक महीना में घर में बात ही नहीं कर पाया। तो मेरा भाई है परवीन, वही मेरे से कांटेक्ट करके कुछ इधर उधर से पैसे वैसे के लिए हेल्प करने के लिए बोला, तो उसके भरोसे मैं कहीं से लेके काम चलाया मैं। क्या कंपनी कौन सी है और क्या कहकर आपको लिया गया था? कब तक आपको सैलरी दी? कब तक आपको लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन कब से आपको लगने लगा कि ये नहीं, यहाँ पर हमें बंधक बना लिया गया? मैं कंपनी में गया 1 साल, एक फर्स्ट हकामा 15 महीना का बनता है। तो जैसे ही 12 महीना हुआ तो बहुत बढ़िया मतलब रखा, खिलाया पिलाया। 12 महीना 1 साल हो गया, हकामा बनने के लिए हो गया, तब से 1 महीना पेमेंट, 1 महीना डिले करके पूरा आज भी मैं घर लौटा हूँ तो मेरा पूरा 6 महीना का पेमेंट बाकी है। प्लस आने के लिए मैं एक तरह भीख मांग के आया हूँ भाई। सब लोग मैं बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो लोग को पेमेंट मिला। पेमेंट मिलने के बाद वो लोग पैसा दिए, कपिल को हाथ पैर जोड़ा, तो वो लोग बोले कि ठीक है मैं तुम्हारा छुट्टी लगाऊंगा, इजिट नहीं मारूंगा। इजिट मैं तुमको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, और 6 महीना से हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। बोला इजिट मरवाओगे तो 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। अगर आप छुट्टी जा रहे हो तो अपना टिकट निकाल के जाओ। लेकिन उसके लिए भी आपको जाने नहीं दे रहे थे? अभी 2 साल पूरा हो गया तो इस प्रकार से उनका कहना है। 2 साल के पहले कि 2 साल पूरा करो, 2 साल पूरा करने के बाद कहते हैं कि 4 साल पूरा करो, मैं आपको टोटल पैसा देंगे, सब चीज़ देंगे, लेकिन वो देते नहीं है। अभी हमको बोला कि आप 2 साल और करो और
हर अलग अलग आदमी को एक पेपर, सादा पेपर, कभी वो पेपर ला के भेजता था कि इस पे साइन करो प्रभात, आपका सैलरी 5 महीने के देगा, 2 लाख 5 महीने का सैलरी देगा, प्लस आपको घर में प्रॉब्लम है वो भी मैं पैसा दे देगा, और एग्रीमेंट पे साइन करो। लेकिन हमने लोग कोई साइन नहीं किया, तो इसके लिए वो लोग अब विवश है। हम बात करेंगे आगे भी कि कैसे सऊदी अरब पहुंच जाते हैं ये लोग, कौन सा ऐसा जाल होता है, उस पर भी हम बात करेंगे प्रभात आपसे। लेकिन सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कितनी खुशी ज़रूर आपको, आपके परिवार को मिली है घर लौटने पर। बात हुई है, अब पटना आ चुके हैं, अब जाएंगे, अब घर जाएंगे अरवल, तो उनसे बात हुई है, कितनी खुशी आपके परिजन? जी, बात तो अभी आके यहाँ अभी फर्स्ट बात ही की है, वो लोग खुश हुए, मैं भी अब खुशी ही हूँ, लेकिन अब घर पहुँच जाएंगे। कुछ बुरा अनुभव आपके साथ ज़रूर है, घर जाकर क्या करेंगे? घर जाके अब क्या करेंगे, अब ऐसा समस्या है, घर वाले तो अब बाल बच्चे हैं, बीबी है, कर्ज पे कर्ज, 6 महीना पेमेंट नहीं मिला, हम क्या करेंगे। हमको तो अंदर ही अंदर घर वाले खुशी मना रहे हैं कि चलो भाई मेरा आदमी, मेरा बीबी खुशी में, मेरा आदमी फंसा था आ गया, चलो कोई बात नहीं, माँ बाप मेरा बेटा फंसा था आ गया। लेकिन हम भी तो हैं यहाँ, उस बच्चे को हमें खिलाना है, माँ बाप को हमें पिलाना है, तो हम भी अंदर अंदर दुखी हैं। लेकिन अब यहाँ सरकार की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला वापस लौटने में? सरकार के तरफ से क्या सहयोग, ये लोग अपना इंडियन एम्बेसी में गया, एम्बेसी वाला बोलता है हमको से पूछ कर आए थे, काम आपका करेंगे, आपको भेजा जाएगा, आपका काम करेंगे, लेकिन हमको से पूछ के आप नहीं आया था ना, मैं आपको काम करेगा, बस ऐसे ही बोलते हैं। सऊदी अरब में आप इंडियन एम्बेसी में कैसे आपने संपर्क किया था? जी नहीं, इंडियन एम्बेसी में एक बार मतलब सऊदी ने हर साल भर 6 महीने पर रूल निकालता है कि आदमी जिसको घर जाना चाहते हो, आपका पैसा, आपका टिकट जा सकते हो, भले ही आपका पूरा एक पैसा नहीं मिला है, लेकिन वो बोलेगा कि आपका टिकट, आपका पैसा, आप जा सकते हो, वो लोग निकालता है ऐसा रूल। तो उसी में एम्बेसी से संपर्क करना पड़ता है। तो एम्बेसी के पास गया तो बोला कि आपका मैं आउट पास डुप्लीकेट पास बना देगा, आउट पास बना देगा, लेकिन इजिट मरवाने के लिए सऊदी के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन अभी अपना इंडियन एम्बेसी आउट पास फटाक से बना देगा उसके पास जाने के बाद। लेकिन वो आदमी गया कि भूखे है, कि खाना नहीं खाया, क्या परेशानी है, वापस वो लोग खबर भी नहीं लेते हैं। और जाने के बाद वो ये ज़रूर सुनाते हैं कि मेरे से पूछ के आए थे। आपने कब संपर्क किया इंडियन एम्बेसी में, या फिर बिहार सरकार से कोई फ़ोन, कोई अधिकारी, किसी अधिकारी का फ़ोन आपने यहाँ के आपके भाई ने बिहार सरकार से भी गुहार लगाई थी, हमारे पास आए तो ज़रूर, हमने उनको स्टूडियो में बुलाया और उनकी गुहार, आपकी गुहार, आपका वीडियो हमने पहुंचाने की कोशिश की सरकार तक। सरकार की तरफ से फिर आपको क्या जवाब मिला, या फिर आप तक क्या कोई सरकार की तरफ से मिला? तो हमें कुछ, हमारे पास फ़ोन नहीं किया गया ना, हमको मालूम। अभी वापस कैसे आए आप? वापस मतलब यहाँ आने के लिए सऊदी अरब में आप बंधक थे, आपको जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन कैसे फिर? पहला तो मैं उस टाइम जनवरी महीना मेरा खाना पीना बंद कर दिया था, तो आपका स्टूडियो से संपर्क हुआ था, तो और कुछ नहीं था, हमारे अंदर एक हिम्मत मिली कि चलो हम किसी न किसी यहाँ से हिम्मत दिया गया, आप घबराओ मत, ये नहीं। लेकिन उस दिन हम लोग को खाना दाना बंद कर दिया गया था, 1 रुपया नहीं था, कपड़ा लता धोने के लिए साबुन सर्फ कुछ नहीं था। तो उस दिन हम लोग, हमारा दोस्त एक बहुत बीमार था, एक पैसा नहीं दिखाने के लिए, तो उस दिन सब हपलेस हो गया था कि अब क्या होगा क्या होगा। रहने के लिए बंदोबस्त रूम से रंबल में निकाल दिया था लोग। तो उस दिन हमें इतना सहारा मिलने के बाद हमको थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा। फिर हिम्मत करके अब लोग 2-4 आदमी सलाह दिए कि यहाँ झगड़ा करोगे, कपिल को मारोगे तो एक उंगली छू दिया तो तुमको फांसी हो जाएगा। तो कपिल को आने के बाद मैं उनका पैर सीधा पकड़ लिया। कपिल कौन? हाँ, मतलब कपिल जो मालक है, जो यहाँ से जो इसके नाम से वीजा निकलता है, उनको पैर पकड़ा। जो एजेंट है। एजेंट तो अपना बाहरी है ना, जिसने वीजा देता है अपना नाम पे, उसको मैं
पैर पकड़ा और आधा 1 घंटा करीब करीब रोया, छोड़ ही नहीं रहा था। बाद में वो बोला कि ओके ओके यू वेट 1 वीक 2 वीक आफ्टर। कपिल से आपका संपर्क कैसे हुआ? कपिल से संपर्क इसलिए हुआ था कि 5 महीना हो गया हमको सैलरी नहीं दिया, हम काम पे नहीं गए। तो कपिल ने टॉर्चर देने के लिए आया और हमारा टॉर्चर दिलाने वाला ये मुदीर लोग बुलाता है कि ये आदमी काम ऐसा कर रहा है, पेमेंट मांग रहा है, इसको आओ। जब तक वो टॉर्चर कैसे दिया जाता है? टॉर्चर कि आपको आए हो काम करने, काम करो, आपको पैसा देंगे। हमको आज तक ये नहीं कहा गया कि आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन पैसा कब मिलेगा वो मालूम नहीं। और इस पे अगर ज़्यादा बोलेंगे तो उसी टाइम बोलेगा कि ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ, उस रूम में रख दो। अब उस रूम में रख दिया ना, और हमारे पास जो उस रूम में वो रूम क्या कोई तहखाना है कुछ? कैसा है वो रूम, और उस रूम में रखने का मतलब क्या होता है? उस कैंप में ले जाके रखने का मतलब ये होता है कि 4 दिन का सूखा हुआ रोटी मिलेगा खाना, और वही आपको खाना है। आपका जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा, आप कुछ बाहर से भी खा सकते हैं। और वहाँ का जो खाना है वही खाना है, वहाँ जो पानी है वही पीना है। मतलब बावड़ी का ही पानी आधा समझिए, ऐसा इस प्रकार से पूरा ऐसा भी पानी नहीं मिलता है। बीमार पड़ गए, मर रहे, कोई देखने वाला भी नहीं है, ऐसा है। कपिल के बारे में आपने कपिल का नाम लिया है, कपिल कौन है? उसका इस पूरे सीन में क्या रोल रहता है, और क्या उसका जो बैकग्राउंड है वो बिहार से, भारत से कहीं से लिंक है? कुछ मिली भगत है उसकी? नहीं, कपिल का मतलब ये हो गया कि उसने अपना काम करवाने के लिए, मतलब उसके अंडर में काम करने के लिए वो अपने उसका सरकार उसको आदमी देता है, तो 5 आदमी 10 आदमी से काम करवाओ, आपका जो काम है करवाओ। फिर वो उसको उस प्रकार से उसे वीज़ा मिलता है। अब वो वीज़ा यहाँ कहीं पे भी इंडिया में या कहीं पे भेज के आदमी वो बुलाता है काम करवाने के लिए। पर वो बुलाते हैं, बुलाने के बाद अब वो आदमी बुलाए, रख दिए आपको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ना है, कम से कम 1200-1500 किलोमीटर दूर वो है ना। आपको देखने आता है ना कुछ कहने आता है वो। और 50 को 60 को पे आदमी एक रख दिया है। अब वो आदमी आपको जो बोलेगा वही करना है। वो आदमी आपका जिस प्रकार से मैसेज पहुंचाएगा वही उसको सुनना है। अगर उसका भाषा एक अरबी है, हमको आता नहीं है, पर मतलब कपिल पर आप विश्वास करते हैं? हाँ। लेकिन कपिल है उन लोगों का आदमी। हाँ। और आप लोगों से काम लेता है कपिल, लेकिन काम उनके लिए करता है और आप लोगों को टॉर्चर करता है अगर आप पैसे मांगते हैं तो। हाँ। मतलब ये एक मीडियम हम कह सकते हैं माध्यम कपिल है। सऊदी अरब में उस तरह की जो कंपनियां आप लोगों को बंधक बनाती है, उन कंपनियों के पीछे। जी जी, कपिल अगर चाहेगा तो 1 दिन में 1 घंटा में आपको वहां से भेज सकता है। 24 घंटा में भेजा है, मेरे सामने भेजा है। वो चाहेगा आपको लाइफ टाइम में नहीं भेजेगा, कहीं भी जोड़ लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको बहुत नहीं जाने देगा, उतना उसको पावर है। वो अमीर है गरीब है वहाँ के लिए उससे मतलब नहीं है। वहाँ की सरकार उनको इस प्रकार से मान्यता दिया गया है। आपका ये है तो केस लड़िए, जो जाइए, लेकिन वो बोलेगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप ज़रूर रहिए, क्योंकि हम प्रभात से ही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे युवक बिहार के अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे मजदूर अभी भी खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। सऊदी अरब में अभी भी कहते हैं कि 20 लोग अभी भी फंसे हुए हैं इनकी कंपनी में, और भी कई सारी कंपनियां हैं। लेकिन जो लोग अगर जाना चाह रहे हैं, अगर आप में से कोई जाने की, या आपके परिजन, आपके रिश्तेदार जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे प्रभात? क्या उनके लिए एहतियात बरतने की सलाह देंगे, या फिर उन्हें रोकने की कोशिश प्रभात कर सकते हैं? क्योंकि एक सबक भी है प्रभात उन लोगों के लिए जो ऐसे जाल में फंसकर खाड़ी देशों का रुख करते हैं और फिर बाद में अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है। बजाय इसकी कि प्रभात जैसी किस्मत हो और जी पुरवैया का साथ हो तो आप लौट आते हैं, लेकिन बहुत हद तक कई युवक फंसे रह जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ। रोटी दाना पानी सब कुछ बंद किया जा रहा है। हमारे बाबू का नहीं करो, इतने
इतने जुल्म सहे हैं, मगर हमने हमारी गवर्नमेंट की इज्जत पे कभी आज तक आंच नहीं आने दी। रोटी दाना पानी सब कुछ बंद किया जा रहा है। हमारे बाबू का नहीं करोगे 10-5 छीनने वाला। इतने जुल्म सहे हैं, मगर हमने हमारी गवर्नमेंट की इज्जत पे कभी आज तक आंच नहीं आने दी। तो जी पुरवैया का बड़ा असर हुआ है। एक बार फिर से एक मुहिम रंग लाई है और जो 25 जनवरी को हमने मुहिम छेड़ी थी सऊदी अरब और इराक में फंसे युवकों के बारे में, बिहार के जो मजदूर थे, बिहार के जो नौजवान थे, उनके बारे में, उनमें से एक युवक सऊदी अरब में जो फंसे हुए थे, जिनका हमने वीडियो भी दिखाया था, जिनकी गुहार हमने दिखाई थी, प्रभात, वो लौट आए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रभात के पास कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं जो हमने उन्हें दी है, हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ये एग्रीमेंट जो किया गया था, एग्रीमेंट के मुताबिक प्रभात बहुत कुछ इसमें है कि आपको पब्लिक हॉलीडेज भी है, एनुअल लीव भी है। एनुअल लीव में आपको दिखाया गया कि 18 महीने का आप कंटिन्यू सर्विस करते हैं तो 45 दिन का पेड लीव आपको मिलेगा। ये तमाम चीज़ें, सुविधाओं की जो बात हुई थी, सब कुछ मिल रहा था क्या? और कुछ नहीं इनमें से एक भी सुविधा आपको मिली क्या? इसमें से ना हमको कंटिन्यू सैलरी मिला, ना हमें छुट्टी आने के लिए मिला। और जिस दिन ये पूरा हो गया उस दिन हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती और करने लगे लोग कि दूसरा एग्रीमेंट करो। ये एग्रीमेंट है जिसे हम लगातार दिखाने की भी कोशिश करते हैं आपको। इसमें है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉय विल इंटाइटल टू 1 day पेड सिक लीव फॉर एवरी 26 days वर्क। सिक लीव मतलब आपको पेड लीव छोड़िए, सिक लीव में आपको मतलब आप बीमार हैं या कुछ नहीं। सैलरी क्या तय किया हुआ था? सैलरी हमारा 8 घंटे का यहाँ से बताया गया, वहाँ जोर से 10 घंटे का किया गया और 1500 रियाल बोला था लोग। तो 2 महीना देख के यहाँ से एग्रीमेंट कुछ और हुआ था, वहां जाके कुछ और एग्रीमेंट करवाया। जी। यहाँ से एग्रीमेंट किसने करवाया, कैसे यहाँ पहुंचे? क्योंकि अब वो मैं पहलू दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपको कैसे लाया गया, कैसे आपको जाल में फंसाया गया। यहाँ से टेस्ट लिया, एजेंट लोग टेस्ट दिए, टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट अनूप टेक में, अनूप टेक यहाँ एक है, उसमें टेस्ट देने के बाद बोले हम इतना आपको देंगे। मैं बोला ठीक है, ओके। कौन सी एजेंसी? यहाँ किसने कहा कि टेस्ट दीजिए? जो एजेंट लगे हैं। एजेंट कौन है? एजेंट किसका नाम क्या है? एजेंट का नाम कालीकट ऑफिस है उसका। अब नाम उसका तो कईया उसमें रहते हैं सब मिलके, जैसे नायर हो गया, जराज हो गया और है। कहाँ पर ऑफिस है? ऑफिस है मुंबई संजय हॉस्पिटल। मैं इस बीच जो एग्रीमेंट है आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें सारी डिटेल है। प्रभात का ये नाम लिखा हुआ, प्रभात कुमार, और यहाँ प्रभात से सिग्नेचर भी लिया गया, थंब इम्प्रेशन भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें, फ्राइडे वर्क, हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज़ की बात हो रही है, एनुअल लीव की बात हो रही है, सिक लीव की बात हो रही है, एकोमोडेशन की बात हो रही है, क्लोथिंग, अदर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ बेनिफिट्स की तमाम बातें हो रही हैं, वर्किंग आवर्स, वर्क शेड्यूल, सैलरी, तमाम चीज़ें, एक प्रॉपर एग्रीमेंट है ये। प्रभात कुमार से आपसे थंब इम्प्रेशन लिया गया, आपको पता नहीं था कि इसमें क्या क्या है, या फिर आपको बताया गया था? नहीं, हमको बताया गया था। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया था कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कितना लीव मिलेगा, कब कब आप घर जा सकते हैं? नहीं, ये पढ़ने के बाद हम लोग बोले हम लोग साइन नहीं करेंगे, तो वो लोग हमारे ऊपर बोले कि साइन नहीं करेंगे तो आपको 1 रुपया नहीं देंगे हम, और जिधर जाना है। यहाँ से आपको एग्रीमेंट में जो करवाया गया था वो क्या कहा गया था? वो कहा गया था कि 6 महीना काम करो, हम बढ़वा देंगे। मुंबई में वो ऑफिस है? हाँ, मुंबई में वो ऑफिस है, कालीकट ऑफिस का नाम है। कालीकट ऑफिस है। हाँ, फंसने पर उनसे मैं बात भी किया कि हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं, अरे भाई हमको क्या मालूम, हमारा काम इतना ही है कि बस किधर से वीजा लाए, आदमी को मंगाया और आप उनको दे दिए, अब आप जानो, उधर वो जानेगा। बिहार से आप मुंबई कैसे पहुंचे उस एजेंसी के पास, उस एजेंट के पास? बिहार से मैं
अनूप टेक में टेस्ट मारने के लिए गल्फ का आता है, रिक्वायर आता है, तो उसमें गया था मैं चेक करने के लिए। ऐसे मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। कहाँ? अनूप टेक बड़ोदरा। अच्छा। तो उसमें गया तो हमको मालूम चला कि वांट आया है। पढ़ के गए तोपाज कंपनी का, जिसमें मैं पहले भी काम करके आया था। तो तोपाज कंपनी में टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद मुझे सैलरी नहीं जमा, मतलब वो लोग सैलरी मुझे कम लगा रहे थे। ठीक है। तो मैं नहीं गया। तो इसी बीच में ये लोग, एक जयराज करके एजेंट मिला, और उधर नायर एक मिला। वो बोला आप टेस्ट पास दो, आपको इतना इस प्रकार से मिलेगा। पटना से कोई या बिहार से कोई ऐसा मिला आपको जो आपको ले गया मुंबई, या फिर आपको सऊदी अरब भेजने का ख्वाब दिखाया, बातें की? जी नहीं, आप सीधे मुंबई पहुंचे? बड़ौदा गए, मुंबई गए, वहां से आपको तमाम सपने दिखाकर आपको पहुंचा दिया गया सऊदी अरब, और वहां जो हुआ आपने बताया है। मैं ठीक है, आपको ज़रूर घर जाना है। आप बहुत अरसे बाद, बहुत महीने बाद आप लौटे हैं, घर वाले भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उन दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, इराक जैसे देशों में जाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और क्या उनके लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या उन्हें संदेश देंगे आप? और जगह के तो नहीं बता सकते, लेकिन सऊदी के लिए बता रहा हूँ। सऊदी जाना जरूरी है। काम करने वाले गरीब आदमी है, कमाने के लिए अब गल्फ में जाता है काम ही करने के लिए। लेकिन एक मुसासा वीज़ा होता है, एक सिरका वीज़ा होता है। तो सऊदी मुसासा पर सभी, मतलब हमारे भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि मुसासा के वीज़ा पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है। मुसासा में 100 में 90% ऐसे मिलेंगे कि बोलेंगे कुछ है, करेंगे कुछ, 10 अच्छे भी रहते हैं। तो मुसासा के वीज़ा में जाने लायक नहीं है। मुसासा के वीज़ा पे आप ना जाइए, लेकिन एहतियात बरतिए। कोई आपको सपना दिखा रहा है तो तुरंत भरोसा मत कीजिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली अभी भी? कोई आप लौटे हैं तो कोई आपसे संपर्क नहीं किया है? हमें कोई देख रेख भी करने वाला नहीं है। कोई देख रेख करने वाला? कुछ गुहार लगाएंगे सरकार से आप? क्योंकि अभी आपके पास रोजगार भी नहीं है। आप ज़रूर कह रहे हैं कि हमें खुशी है घर लौटने की, लेकिन दुख भी है कि कैसे परिवार पलेगा। हाँ, हम अपना सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि पुरवैया मुहिम चैनल में हम आके ये बात बता रहे हैं कि हमें 6 महीना से एक पैसा नहीं मिला है, लेकिन हमें 4 पार बच्चे परिवार को चलाना है। हमारे पास दूसरा कोई रोजगार भी नहीं है। सुन लीजिए सरकार, सुन लीजिए। तो और हमें सिर्फ प्रभात का ही मसला नहीं है, प्रभात जी का ही मसला नहीं है। हमें हमारा जिंदगी किस प्रकार से चलेगा, हम कैसे क्या करके जिएंगे, कैसे करेंगे? बिल्कुल, मेरी सलाह है कि जनता दरबार मुख्यमंत्री जी का लगता है, एक बार ज़रूर जाइए। जनता दरबार में भी आप जाइएगा, गुहार लगाइएगा सीएम साहब से भी, क्योंकि सीएम साहब का दावा है कि हम गरीब गुरबों की सुनते हैं। तो गरीब गुरबों की सरकार है, आप ज़रूर गुहार लगाइए। उम्मीद मत छोड़िए, आस मत छोड़िए। हमारी मुहिम तो है ही कि आपको मुकम्मल एक ठिकाना तो मिल गया है, अपना घर मिल गया है, एक रोज़गार भी मिले और तमाम युवकों को रोज़गार दिया जाए। पलायन अभी भी थमा नहीं है। कई लोग हैं जो जाते हैं खाड़ी देशों में रोज़गार की आस में और बंधक बन जाते हैं, और शायद लौटने में बहुत मुसीबतें होती हैं। बहुत शुक्रिया प्रभात जी, आप आए, और दरअसल आप एक सबक भी हैं उन युवकों के लिए, नौजवानों के लिए जो जाना चाहते हैं खाड़ी देशों में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार पुरवैया मुहिम जारी है। रोटी दाना पानी सब कुछ बंद किया जा रहा है। हमारे बाबू का नहीं करोगे, 10-5 छीनने वाला। इतने जुल्म सहे हैं, मगर हमने हमारी गवर्नमेंट की इज्जत पे कभी आज तक आंच नहीं आने दी। चलिए, पुरवैया मुहिम में अब बात करेंगे पटना नगर निगम और रांची नगर निगम की। इन दोनों निगमों पर बिहार झारखंड की राजधानी को चमकाने और संवारने की जिम्मेदारी है। दोनों निगम पर जिम्मेदारी है बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची को चमकाने की, लेकिन दोनों निगम पटना और रांची शहर का सबसे बड़ा गम बन चुके हैं। पटना को पेरिस बनाने की जिम्मेदारी जिस पटना नगर निगम पर है वो सियासी अखाड़े के रूप में मशहूर है, आप जानते हैं। और पटना कूड़ा, जलजमाव और पेयजल की कमी के जंजाल में जकड़ा हुआ है। लेकिन सरकार कहती है हम क्या करें, हमारे पास पैसे ही नहीं।
वहीं रांची नगर निगम के पास पैसे तो हैं, लेकिन उन पैसों से खरीदी गई कचरा उठाव की गाड़ियां पड़ी पड़ी कबाड़ बन चुकी हैं और कूड़े का ढेर रांची बनता जा रहा है। लेकिन साफ सफाई के नाम पर पैसों का कथित तौर पर लूट भी चल रहा है। दोनों तस्वीरें दोनों निगम की, और हम दोनों निगम की हकीकत के बारे में अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे। आप भी जरूर जुड़िए। पटना और रांची नगर निगम में आखिर हो क्या रहा है? पटना नगर निगम के पास फंड नहीं तो रांची नगर निगम के पास फंड खर्च करने का फंडा नहीं। तो जाहिर है फंड की कमी का रोना पटना नगर निगम रो रहा है। सबसे पहले बात हम पटना नगर निगम की करते हैं। बिहार में नगर विकास विभाग और नगर निगम के बीच राजनीतिक टकराव का असर दिख जाता है। कुछ दिन पहले पटना नगर निगम और आयुक्त के बीच चली लड़ाई की वजह से सारे काम ठप हो गए। उसके बाद मंत्री ही बदल गए। गर्मी की शुरुआत लगभग हो चुकी है। सवाल उन समस्याओं को लेकर है जो आने वाले दिनों में चुनौती होंगी। नितिन नवीन जो विधायक हैं मंत्री से मिलने पहुंचे। नगर विकास मंत्री कह रहे हैं कि विभाग के पास फिलहाल कोई फंड नहीं है जिससे काम शुरू हो। कोई मेरे पास अभी पैसा दिखाई नहीं देता है जो उससे हम लोग कुछ कर पाए। कोई मेरे पास अभी पैसा दिखाई नहीं देता है जो उससे हम लोग कुछ कर पाए। कोई मेरे पास अभी पैसा दिखाई नहीं देता है जो उससे हम लोग कुछ कर पाए। पैसे की कमी का रोना रो रहे ये हैं नगर विकास मंत्री अवधेश कुशवाहा। अवधेश कुशवाहा फिलहाल उसी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं जिनके मुखिया नीतीश कुमार हैं। वही नीतीश कुमार जिन्होंने पटना वालों को कभी सपना दिखाया था पटना को पेरिस बनाने का। लेकिन साहब, सपना तो सपना होता है, कड़वी हकीकत तो फिलहाल नगर विकास मंत्री जी बयां कर रहे हैं। कोई मेरे पास अभी पैसा दिखाई नहीं देता है जो उससे हम लोग कुछ कर पाए। कोई मेरे पास अभी पैसा दिखाई नहीं देता है जो उससे हम लोग कुछ कर पाए। कोई मेरे पास अभी पैसा दिखाई नहीं देता है जो उससे हम लोग कुछ कर पाए। भूल जाइए पटना के पेरिस बनने का सपना, क्योंकि अभी तो पटना को ठीक ठाक पटना बनाने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। मंत्री जी यही नहीं रुके। जिन समस्याओं से हम आप 2-4 हर साल होते हैं उसका समाधान बताने के बजाय उन्हीं समस्याओं को गिनवाने लगे। समस्या वास्तव में है इस नगर निगम में, पटना नगर निगम में सफाई की समस्या है, जल निकासी की समस्या है। इस सब पर काम होना चाहिए। लाइटिंग की व्यवस्था है, पंपिंग की व्यवस्था है, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। हालांकि मंत्री जी ने सच का सामना यूं ही नहीं किया। दरअसल बीजेपी विधायक नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्षद मंत्री जी से मिलकर गर्मी के दिनों की याद दिलाते हुए पीने के पानी की समस्या का निदान करने की गुहार लेकर पहुंचे। और पटना वाटर स्कीम जो कि पटना में जलापूर्ति को लेकर जो आने वाले अप्रैल मई में एक भीषण समस्या हो सकती है। तत्कालीन एनडीए सरकार में इस योजना को स्वीकृत किया गया था, पर अभी सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया। तो उसी और माननीय मंत्री को हम लोग आग्रह करने आए थे कि अगले 15 दिनों में आप इसकी निविदा करें, नहीं तो हम लोग को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लेकिन पीने के पानी की गुहार के बदले मंत्री जी ने पैसा की कमी का रोना रोते हुए मार्च महीने में ही हलक सूखने पर मजबूर कर दिया। हालांकि तुरंत बीजेपी विधायक ने पलटवार करते हुए पूछ दिया, पटना वालों को पीने के पानी के लिए पैसा नहीं तो फिर कैसा सुशासन? कोई मेरे पास अभी पैसा दिखाई नहीं देता है जो उससे हम लोग कुछ कर पाए। और जो यहाँ पॉलिटिकल गतिविधियाँ हैं नगर निगम में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साल भर से अधिक हो गया इस गतिविधि को चलते हुए, जिससे यहाँ के आम जनता को, नगर के आम जनता को भारी कष्ट है। इससे मैं सहमत हूँ। रोना उसका रोइए जिसका पैसा नहीं हो, लेकिन पैसा जहाँ आपके पास है, आप 6 महीने से उसकी निविदा नहीं कर रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से सरकार की अपनी मॉनिटरिंग है। पैसा का कहाँ यहाँ कमी है? और माननीय मंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। तो आज पटना की जनता को जो सबसे ज़रूरी है कि पानी मिल जाए शुद्ध, उसके लिए अगर पैसा नहीं है नीतीश कुमार जी को, तो ये बताना चाहिए बिहार की जनता को कि मेरे पास म्यूजियम बनाने का पैसा है, मेरे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बनाने का पैसा है, और पटना की जनता को पानी पिलाने का पैसा नहीं है। ये बताना चाहिए उनको। राजनीतिक अखाड़े के रूप में मशहूर हो चुके पटना नगर निगम के इतिहास के बारे में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक नगर निगम और नगर विकास विभाग की खींचतान का खामियाजा पटना वासी भुगतते रहेंगे। ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। लेकिन वाकई क्या फंड नहीं है पटना नगर निगम के पास, नगर विकास विभाग के पास? हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। अब दरअसल फंड की कमी है या फिर फंडे की कमी है, खर्च करने के फंडे की कमी है। ये वित्तीय वर्ष 2015
16 का जो बजट रखा गया है वो हम आपको बता दें। पिछले वित्तीय वर्ष का 214 करोड़ रुपए बचा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निगम ने 251 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 2015-16 के लिए 251 करोड़ का। पिछले वित्तीय वर्ष का अभी भी 214 करोड़ रुपया बचा हुआ है, खर्च नहीं हुआ है। आप समझिए, पैसा है। निगम का ओपनिंग बजट 465 करोड़ रुपए का होगा, बचा हुआ है। मतलब मार्च तक वो लैप्स भी हो गया, क्योंकि मार्च तक खत्म करना होता है। अब पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं फंड नहीं है। बजट में होल्डिंग टैक्स से 70 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में 2014-15 में 68 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था वसूली का। वसूली सिर्फ हो पाई 16 करोड़ की। तो ढंग से वसूली नहीं हो पा रही है, राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है। बजट को लेकर विशेष स्थायी समिति और निगम बोर्ड की बैठक की तारीख भी अब तक निर्धारित नहीं है। तो बजट पारित होगा कैसे? 21 अधिकारियों के भरोसे ही पटना नगर निगम काम कर रहा है। मात्र 21 अधिकारी हैं। आप समझिए क्या हालात हैं। निगम के 172 पद खाली पड़े हैं। फंड की कमी है या फंडे की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले बजट के 200 से ज़्यादा करोड़ रुपए बच गए, खर्च नहीं हो पाए। इस महीने भी बजट तो रख दिया गया है, लेकिन बजट पारित कैसे होगा, ये सवाल बना हुआ है। और इन सब के बीच राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ज़रूर कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से पटना हमेशा से कूड़ों का ढेर बनता रहता है। बात रांची की करें तो यहाँ भी तस्वीर अलग नहीं है। अपनी कार्यशैली से हमेशा चर्चाओं में रहने वाला रांची नगर निगम इन दिनों फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मामूली खराबी के कारण, वर्षों से उपयोग में नहीं लाए जाने के कारण करोड़ों रुपए की निगम की ट्रैक्टर और अन्य कीमती गाड़ियां निगम स्टोर में पड़े पड़े कबाड़ हो गई हैं। निगम के स्टोर में खड़ी ये सैकड़ों गाड़ियां रांची नगर निगम की सुस्ती भरे रवैये की गवाही दे रही हैं। रांची को चमकाने के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी। 1-2 साल पहले इनमें रांची की साफ सफाई का काम भी होता था, लेकिन मामूली खराबी के कारण, या यूं कहें कि अपने चहेतों की गाड़ियों को निगम में रखवाने के लिए इन गाड़ियों को निगम के स्टोर में खड़ा कर दिया गया। आज आलम यह है कि करोड़ों की ये गाड़ियां लगभग कबाड़ होने के कगार पर पहुंच गई हैं। ना तो निगम इनकी नीलामी कर रहा है, ना ही इस कबाड़ को बेचकर नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ निगम कचरे के उठाव के लिए किराए के ट्रैक्टर पर हर महीने 22 लाख रुपया लुटा रहा है। इसी प्रकार जो हमारे कॉम्पैक्टर हैं, 4 हमारे रनिंग में हैं और 3 खराब हैं। कॉम्पैक्टर बनाने के लिए यहाँ पर कोई लोकल एजेंसी नहीं है, तो हम लोगों ने कलकत्ता की एजेंसी से संपर्क किया है, तो उसको भी बनाने की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रैक्टर का प्रश्न है, तो हमारे पास अधिकतर ट्रैक्टर जो हैं वो अब बनने योग्य नहीं है, तो उसको हम लोग कंडेम करके उसकी नीलामी की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी आयरन और इस तरह के मटेरियल हैं जिसको कि हमें ऑक्शन करने की आवश्यकता है, इससे सफाई भी हो जाएगी। जहाँ तक किराए पर लेने की आवश्यकता है, तो आवश्यकता के अनुसार हम लोग किराए पर लिए हैं। वहीं रांची के डिप्टी मेयर भी इस हकीकत से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इसके लिए ठीकरा पूर्व के अधिकारियों पर फोड़ते हैं। पता नहीं अधिकारियों ने क्या सोच के वो सब गाड़ियां का परचेज किया था, निगम के पैसे की बर्बादी की थी। होता क्या है कि रांची नगर निगम में एक जो कार्य करने की पद्धति है, मुझे लगता है कि वही एक बहुत बड़ा बाधक है, जिसके कारण हम काम त्वरित गति से नहीं कर पाते हैं। आप भी देखे होंगे कि पिछले 1.5-2 वर्षों का मेरा भी कार्यकाल रहा है और लगभग 3 बार स्टोर भूमि में जाने के उपरांत वहाँ कबाड़ को बेचने के लिए या गाड़ियों को जो बन सकती है उसको बनाने के लिए ऐसा आदेश निर्गत किया गया, लेकिन कार्रवाई करने में कभी वो MVI का मामला आ जाता है, कभी DC का मामला आ जाता है, कभी टेंडर का मामला आ जाता है, लेकिन वो काम हो नहीं पाता है। रांची को चमकाने के नाम पर खरीदी गई इन गाड़ियों पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जाती है, फिर इन्हें सड़ने के लिए छोड़कर किराए की गाड़ियों के नाम पर लूट का खेल खूब चलता है। जाहिर है इस खेल में रांची तो नहीं चमकती, लेकिन अधिकारियों की जेबों की चमक जरूर बढ़ जाती है। आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। तो जाहिर है पटना रांची का सबसे बड़ा गम नगर निगम बना हुआ है, और लेकिन फिर भी सियासतदान सब कुछ ठीक कर लेने का बार बार दम भरते हैं। आप देख रहे थे पुरवैया मुहिम। नमस्कार।